दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चैनल पे बने रहे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले हम प्रथम इतिहासकार गासुदा तासी के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी पुस्तक है इस्तवार द लिटरेरी इंदोई ए हिंदुस्तानी, जो कि 2 भागों में विभक्त है, 1839 और 1847। इसका ही दूसरा संस्करण 1871 में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जो कि फ्रेंच भाषा में है। इसके बाद ब्रिटेन और आयरलैंड की जो अनुवादक समिति है उसको उन्होंने इस पुस्तक को पेरिस में प्रकाशित कराया था। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने पुस्तक को हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित कराया था, जिसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था, जिसमें 72 कवि केवल हिंदी से संबंधित थे। इसके बाद अगली पुस्तक मौलवी करीमुद्दीन की तज़किरा शुअराए हिंदी आती है, जो 1838 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था। इससे पहले कालक्रम से संबंधित हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस पुस्तक में सर्वप्रथम कालक्रम का करने का प्रयास किया गया था। इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया था। इसमें 62 हिंदी के कवियों को रखा गया था। अगली पुस्तक देखते हैं हम महेश दत्त शुक्ल की भाषा काव्य संग्रह। इसमें हिंदी भाषा में ये सर्वप्रथम पुस्तक लिखी गई थी, जिसको लखनऊ से प्रकाशित करा गया था। इसके बाद है शिव सिंह सैगर की शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष इंपॉर्टेंट है, ये भी लखनऊ से प्रकाशित करी गई थी। इसमें 1000 से ज़्यादा कवियों का विवरण दिया गया था। इसके साथ ही बाद के इतिहासकारों ने जो कवियों का जो उदाहरण दिया था वो इन्हीं की पुस्तक में से दिया था। इसमें इन्होंने पूर्वार्ध में 838 कवियों को लिया है और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का उन्होंने जीवन परिचय दिया है। इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम वर्णाक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए इतिहास लिखा है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस पुस्तक में कोई काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था। तो इसमें देखते हैं हम सर्वप्रथम वर्णाक्रम पद्धति का ध्यान वर्णाक्रम पद्धति से किसने इतिहास लिखने का प्रयास किया था। शिव सिंह सैगर की पुस्तक है शिव सिंह सरोज में। इसके बाद डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका भी प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेगा। इस पुस्तक का प्रकाशन एक पत्रिका के रूप में हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और बहुत से विद्वान ने इसी पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना था। ये पहली पुस्तक थी जिसमें कवियों का कालक्रम किया गया था उनकी प्रवृत्तियों के साथ। इसके साथ ही सर्वप्रथम इसी पुस्तक में हिंदी भाषा के क्षेत्र को अलग अन्य भाषाओं के क्षेत्र से अलग करते हुए ये पुस्तक लिखी गई थी। जैसे पहले सभी भाषाओं की मिश्रित इतिहास आ रहे थे, लेकिन इसमें सर्वप्रथम हिंदी भाषा के क्षेत्र को अलग करते हुए ये इतिहास लिखा गया था, जिसमें पहले जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से इसे अलग रखा गया। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पुस्तक को अब 11 अध्यायों में विभक्त किया गया था। हमने पिछली वीडियो में इसका कालक्रम पूरा देखा था। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया था, जिसका को केवल आधार शिव सिंह सरोज था। सर्वप्रथम ग्रेसन ने ही भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा था, और इसके साथ ही डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसी पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में प्रकाशित कराया था। तो सबसे पहले हम गासुदा तासी की पुस्तक को देखते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक को इंदोई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया था। ये पुस्तक का नाम याद रखेगा। और वहीं जॉर्ज ग्रेसन ने, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से 1957 में ये पुस्तक प्रकाशित कराया था। इसके बाद हम मिश्र बंधुओं को देखते हैं। ये मिश्र बंधु 3 भाई माने जाते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह पुस्तक 4 भागों में विभक्त है, जिनमें प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित किया गया था। इसमें कुल 4591 कवियों को शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि इससे पहले जॉर्ज ग्रेसन काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, लेकिन इसको बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मिश्र बंधुओं ने किया था। इसके बाद हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जो कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था हिंदी सप्तागर की भूमिका के रूप में। तो दोस्तों ये जो पहली हिंदी साहित्य की जो इतिहास है, ये सर्वप्रथम भूमिका के रूप में
सामने आई थी, जो इसको भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने पुस्तक में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवादी प्रवृत्ति पद्धति का मतलब है कि उन्होंने उस वक्त के काल का, क्षण का, वातावरण का, उस वक्त किस लेखक का किस काल में लिख रहा था, कैसा उस वक्त समय था, कौन उस वक्त का काल था, क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही होंगी, तो ये उस प्रवृत्ति के हिसाब से उस वक्त लिख रहे थे। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में है, उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को, जो मेन साहित्य की जो इतिहास है, उससे अलग कर के रखा था। बाकी जो लेखक थे उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को भी साहित्य के अंतर्गत माना था, लेकिन इसमें शुक्ल जी ने इसको पूर्व पीठिका के रूप में रखा था। इसके बाद हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका समय भी इम्पोर्टेंट है, 1938। इसमें केवल 2 कालों का नाम, इसमें केवल 2 समय दिया है, आदिकाल और भक्तिकाल। इससे आगे नहीं है। इसमें इन्होंने, हमने जैसे कि नामकरण पिछली वीडियो में देखा था, इन्होंने निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य कहा था, किन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसके साथ ही इन्होंने अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत ही संधि काल नाम दिया था, और आदिकाल को उन्होंने संधि काल और चारण काल नाम से संबोधित किया था, जो हम काल विभाजन में भी देख चुके हैं। इसके साथ ही हम गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास देखें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका समय भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 3 कालों में ये काल विभाजन विभक्त था, जिसमें इन्होंने प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को रखा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऊपर के जान लीजिए। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 26 विद्वानों को शामिल किया गया था। इसके बाद हम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को देखेंगे, जिनका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक है, जो कि व्यास सम्मान से सम्मानित है। और इन्होंने शुक्ल जी की परंपरा को ही एक तरीके से पुनर्भाषित किया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से उसकी नकल नहीं की है, लेकिन उसको बहुत सी चीज़ें उनको पुनः परिभाषित किया है, अपनी समझ से और अपनी इच्छा से उसको दोबारा लिखने का प्रयास किया है।